This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। हमारे बीच में मंजीत कौर जायसवाल जी उपस्थित सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे बीएचबी में सेल पर, सेमेस्टर 1 का ये है। सेल पर हम लोगों ने चर्चा किया, सेल और टिश्यू। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं व्हाट इज एक्यूपंक्चर। तो चाइनीज सिस्टम में व्हाट इज एक्यूपंक्चर हम लोग शेयर कर दे रहे हैं इसको, और उसके बाद तब पहले इस किताब से थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग बार बार पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए। निश्चित चलिए क्या? चलिए मैडम, तो आप जान रहे होंगे। देखिए इसमें दो, इस चक्र को देखने पर बनाया कैसे कि ये एनर्जी के डायरेक्शन की दिशा में आपको बनाया। उन्होंने ये माना कि वुड जो है, उन्होंने माना कि वुड पहला, अपने हिसाब से वो पहला मान रहे थे, लेकिन पहला उन्होंने कहा नहीं। एक साइकिल में रहा, इसको किसी को फर्स्ट नहीं कहा, लेकिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मान लीजिए वुड से। तो वुड को उन्होंने कहा कि वुड से अपने आप इस पदार्थ से, यानी जो उनका तत्व उसको कहा, एलिमेंट कहा, इस एलिमेंट में अपने आप फायर यानी फ्रिक्शनल फायर हो जाती। तो वनों में आग जैसे लगती, वैसे ही इसमें बताया कि वो आग लगती है, और आग लगने के बाद जो है उससे फायर बन जाती है। तो यानी उन्होंने कहा कि वुड इज द क्रिएटर ऑफ फायर। दूसरा कहा कि फायर जब बहुत दिनों तक बुझ गई, तो बुझ गई, धीरे धीरे राख में परिवर्तित हुई, धीरे धीरे करके वो अर्थ मोटी हो गई लेयर, और अंत में अर्थ बन जाती है। तो फायर इज द क्रिएटर ऑफ अर्थ। फिर कहा कि अर्थ में अगर आप खोजें, तो अर्थ को खोदें, खुदाई करें, तो मेटल आपको मिलेगा। जैसे लावा वगैरह तमाम देखा रहता है, तमाम तरह के मिनरल्स मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अर्थ इज द क्रिएटर ऑफ मेटल। फिर मेटल को अगर पिघला दीजिए तो उससे जो बिल्कुल तरल बहता हुआ मिल जाएगा, तो तरल को उन्होंने कह दिया कि ये जल। तो इज द मेटल इज द क्रिएटर ऑफ वाटर। और वाटर को अगर आपने सिंचाई के लिए यूज किया और वुड को सींचना शुरू किया, तो वुड जो है बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कि वाटर इज द क्रिएटर ऑफ वुड। तो ये इस तरह इनके सारे रिलेशनशिप में बना दिया कि एक दूसरे का पिता है, फादर है, मदर है, जो भी मानना चाहे ये मान ले। फिर एक तो ये रिलेशनशिप बता दिया। दूसरा रिलेशनशिप बताया कि भाई, उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट की अपनी एक एनर्जी है, उसकी अपनी एक एनर्जी है, और उसका अपना एक रंग है। तो जैसे उन्होंने कहा वुड का रंग जो ग्रीन होगा, जैसे जंगल में हम जाते हैं तो ग्रीन रंग पाते हैं, और वुड की अपनी एनर्जी जो होगी विंड होगी, जो बेस्ट पाई जाती है। ग्रीन वुड में आपको सबसे अच्छी हवा विंड मिलेगी। तो विंड इज द एनर्जी ऑफ वुड एंड ग्रीन इज द कलर ऑफ वुड। फायर के लिए फायर में दो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। उन्होंने कहा कि दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ये कि फायर जो है उसका हीट, फायर की एक हीट एनर्जी है, और दूसरे की जब बहुत गर्म हो तो हॉटनेस एनर्जी कहलाएगी। तो एक का कलर उन्होंने कहा रेड है, तो जो हीट का कलर कहा रेड है, तो वो एनर्जी, फायर की एनर्जी जहां हीट है, वो उसका जो है रंग, जो कलर कहा वो रेड कह दिया। और जिसकी एनर्जी हॉटनेस कहा, उसका कहा कि ये ऑरेंज है। फिर उन्होंने अर्थ की बात की, तो कहा कि अर्थ जो है, अर्थ की एनर्जी को अगर हम देखें तो उसका जो है एनर्जी ह्यूमिडिटी टाइप की है। जैसे देखते हैं पृथ्वी में ह्यूमिड
एटमॉस्फेयर अधिक मिलेगा तो ह्यूमिडिटी उसकी एनर्जी मान लिया, और येलो रंग इसलिए माना कि येलो भी उसका एक होता है, पिरोड मिट्टी टाइप की तमाम होती है, तो येलो मिट्टी भी आपको खूब मिलती है, तो येलो रंग मान लिया उन्होंने। इसके बाद जब आप मेटल की बात तो मेटल कहा, मेटल के दो कलर होते हैं, जो एक ब्राउन और एक व्हाइट के रूप में आपको दिखता है, तो या तो मेटल ब्राउन के रूप में होता है, अदर व्हाइट मेटल के रूप में भी आपको मिल जाएगा। और मेटल में भारीपन अधिक होता है, यानी उसमें जल तत्व की कमी है, जल तत्व कम से कम है तभी वो भारी होता है। जिसमें भी जल तत्व कम होगा वो भारी होता जाएगा, जिसमें जल तत्व अधिक होगा वो हल्का होता जाएगा। साग सब्जियों में भी देखें, जो जिसमें जल है वो हल्का है, जिसमें जल नहीं है वो भारी है, ये हमेशा होता है। तो वो जब मेटल में ड्राइनेस, उसको कहा कि ड्राइनेस जब बढ़ जाएगी तो वो मेटल बन जाएगा, तो यानी ड्राइनेस उसकी एनर्जी कह दिया। फिर जब उसमें आए, जल में आए, तो उनका जल में दो रंग है, एक तो नीला और एक काला। तो नीला और काला उन्होंने कहा, काला जो है काला रंग भी है और नीला, उसका नीला रंग भी होता है सागर जैसे सागर का, और काला भी रंग होता है जब कभी आपको किसी पोखरे में बहुत दिनों तक रखा हो तो वहां ब्लैकिश भी होता है। तो ये उन्होंने इस रूप में कहा। फिर इसके कहा कि उसकी एनर्जी क्या है, तो भाई अगर रंग कह दिया तो उसकी एनर्जी क्या है, एनर्जी उसकी कोल्डनेस है। तो ये मूलभूत उनकी अपनी एनर्जी सिस्टम, अपने कलर सिस्टम निर्धारित कर दिए। अब ये तीर की दिशा में, अब देखिए तीर की दिशा में देखिए, तो यानी एनर्जी हमेशा इस रूप में ट्रांसफर करेगी कि वुड से वो जा रही है फायर की ओर, फायर से जा रही है अर्थ की ओर, अर्थ से जा रही है मेटल की ओर, मेटल से जा रही है वाटर की ओर, और वाटर से फिर वो वुड की ओर जा रही है। यही एनर्जी का पैटर्न है। अब यहाँ पे तरीके दो चीजें आई। अब ये ऑर्गन जो हम लोगों ने कहा था, तो उन ऑर्गन सिस्टम की बात कही थी, तो उन्होंने 12 कुल मिलाकर के छह हमारी एनर्जी सिस्टम हुए। ये 5 एलिमेंट है, उनकी 6 एनर्जी सिस्टम कहे या हो ना, 5 एलिमेंट है लेकिन 6 एनर्जी सिस्टम है। फायर की 2 है, एक हीट है एक हॉटनेस है। तो इसकी उन्होंने कहा कि इसमें हमको अब वो द्रव्य रखना था, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स है उनको रखना था, ऑर्गन्स को। अब ऑर्गन्स का रखने की बात आई तो उन्होंने कहा कि देखिए जो लंग्स है, लंग्स और एलआई एक तरह का काम करता है। कैसे काम करता है? लंग्स का काम क्या है, और ब्रह्मांड से, वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना। तो यानी हमको जो सार तत्व है उसको ग्रहण करना, और जो निसार है उसको हम लोग बाहर भेज देना। एलआई कभी ही करती है। एलआई क्या करती है, जब एलआई के पास, लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाता है, तो वाटर कंटेंट को देखती है कि वाटर मिनरल्स कुछ चीजें हैं तो उनका अवशोषण कर लेती है, और ये कहती है कि जो और चीजें हैं वो बाहर चली जाए, यानी जो वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाए। तो देखा कि उन्होंने एलआई यानी लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स का कैरेक्टर एक तरह का है, तो उनको उन्होंने एक चीज में रख दिया, एक एलिमेंट के साथ जोड़ दिया, और वो एलिमेंट उन्होंने जोड़ा मेटल के साथ। वो उन्होंने जोड़ा मेटल के साथ उन्होंने, तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ा। अब ये चूंकि सिद्धांत बनाया हुआ था कि जो लगातार काम करते हैं, जो लगातार काम करते हैं वो क्या है, वो इन है, यानी जो अधिक कंडेंस्ड है, जो अपने में अंतर्निहित है, जो सॉलिड है वो हमारे क्या है, वो इन है। कंटेंट उसमें अधिक है वो सॉलिड कहे गए, जिसमें कंटेंट अधिक है वो सॉलिड, और जिसमें जो थोथा है, जो हॉलो है, वो विरल है, ऊपर की तरह हल्का है। तो हल्का कौन था? हल्का यांग था, क्योंकि यांग की शक्ति ऊपर गई थी तो हल्की होगी तभी तो ऊपर गई थी, और जो भारी था वो नीचे गया था। तो भारी जिसमें सॉलिड है वो इन है, और वो उन्होंने कहा कि उस रूप में कहा कि जो लगातार फंक्शन कर रहे हैं, जिनमें कंटेंट अधिक है, जो एनाबॉलिज्म अधिक करते हैं, आगे तमाम चीजें पढ़ेंगे, तो उनमें वो उनको सॉलिड कहा और उनको इन कह दिया। यांग उनको कहा कि जो आवश्यकता पड़ने पर काम करते हैं वो यांग है। एलआई जो है लार्ज इंटेस्टाइन आवश्यकता पड़ने पर काम करती है, हमेशा काम नहीं करती, तब वो यांग है। लेकिन लंग्स लगातार काम करते हैं इसलिए इन है। फिर हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की जब बात आई तो उन्होंने कहा इसमें क्या किया जाए,
तो देखा गया कि हार्ट और लाई का लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का काम एक तरह का है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसी मशीनरी है जो अवशोषण, जो एब्सॉर्प्शन का काम करती है, यानी उस सार को ग्रहण कर लेती है और फिर उससे बनाती क्या है, अब बनाने का काम अंत में रक्त बनाती है, ब्लड बनाती है। तो ब्लड बनाने का काम कौन कर रहा है? मोर और लेस सारे कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो भी आप खाते हैं, आप प्रोटीन खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और आप फैट खाते हैं। तो बॉडी ये प्रकृति में इस रूप में मिलती है, लेकिन ये प्रकृति में जिस रूप में मिली है उस रूप में हमारे शरीर को बर्दाश्त नहीं होती, यानी शरीर हमारा डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो शायद शरीर ने क्या सिस्टम सोचा कि इनको ब्रेक करके छोटे छोटे अणुओं में विभक्त कर देंगे तो हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो जो नेचर में था, वनस्पतियों में था, वो हमने ग्रहण तो किया, कार्बोहाइड्रेट को किया और उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन को किया और फैट को किया, लेकिन जब इसको ट्रांसफर करना हुआ अपने शरीर में तो ब्रेकिंग सिस्टम हमारे रखा, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग बोल देते हैं। इससे क्या हुआ, हमने कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना दिया और ग्लूकोज को तब हमने अपने उसमें एब्जॉर्ब कर लिया। उसे प्रोटीन से अमीनो एसिड बना दिया, तो अमीनो एसिड छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको बना करके हमने एब्जॉर्ब कर लिया। और फैट को हमने फैटी एसिड बना दिया और उससे हमने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो एब्जॉर्प्शन काम हुआ, मिनरल्स, विटामिन और इसके साथ मिनरल्स भी और विटामिन भी और जल, ये भी हम लोगों ने किया। तो हमारे शरीर के लिए आवश्यकता क्या थी? प्रोटीन की, तो मतलब जो मेन ग्लूकोज की, फैटी एसिड की और अमीनो एसिड की। इनके साथ साथ हमने जल, वाटर और हमारा मिनरल्स, विटामिन, इनको भी हम लोग लिया और ये सब मिलकर के शरीर में शोषित हो गए, मतलब अवशोषित हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। और एब्जॉर्ब होने के बाद इनसे हमने रक्त बना लिया। बोन मैरो से जो चीजें आई थी, सेल्स जो आए थे, सेल्स आए थे ब्लड के, वो सब मिल करके एक चैनल में आ गए और उस चैनल में रक्त बन गया। ठीक, यानी जल मिला, कंटेंट, कुछ एलिमेंट्स मिले और ये मिलकर जल बन गया। अब ये हुआ तो यानी माना गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रक्त बनाने का काम कर रहा है। लेकिन अब उसके साथ देखा जाए कि कौन और दूसरा है, तो देखा गया कि भाई हार्ट जो है ऐसा एलिमेंट है, हार्ट जो है हमारा वो है ऑर्गन है, वो इसको इसी रक्त को ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसपोर्टेशन काम करता है और जाके हर सेल को देना चाहता है। तो यानी दोनों का काम एक ही तरह जुड़ गया ना, एक ने रक्त बनाया, एक ने उसको ट्रांसपोर्ट किया। तो इसलिए दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया, स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट को। अब पाया गया कि हार्ट लगातार फंक्शन करता है, इसलिए वो इन ऑर्गन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन कभी कभी काम करती है, इसलिए यांग ऑर्गन है। तो यांग चूंकि बाहरी तरफ होता है, इसलिए हमेशा यांग ऑर्गन बाहरी तरफ दिखेंगे, और इन अंदर की तरफ है, इसलिए इन ऑर्गन अंदर की ओर रखे गए। आप देख लीजिएगा पूरे उसमें सब में इन ऑर्गन अंदर की ओर है। इस बड़े सर्किल के अंदर की तरफ इन ऑर्गन है, बाहर की तरफ यांग ऑर्गन है। दिख रहा है मंजीत कौर मैडम, निशी मैडम? जी सर। जी सर। ये देखते चलिए जो बता रहे हैं उसमें। तीसरा आया। अब देखा कि किडनी, तो किडनी का पाया गया कि किडनी अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन करती है, किसका? यूरिन बनाने का काम करती है। यूरिन को वेस्ट के रूप में बाहर निकालना चाहती है। तो इस बाहर निकालने जैसे एलाई और वो कर रहे थे, वैसे किडनी ने यूरिन बना के कहा कि दे दिया यूरिनरी ब्लैडर को, और ब्लैडर ने उसको बाहर निकाल दिया। तो दोनों एक ही तरह का फंक्शन कर रहे थे, इसलिए उनको एक साथ रख दिया गया। अब किडनी देखा गया, किडनी क्या है? तो किडनी इन ऑर्गन है, क्योंकि लगातार फंक्शन करती इन ऑर्गन है, और यूरिनरी ब्लैडर कभी कभी काम करता है, इसलिए यांग ऑर्गन है, तो उसको बाहर रख दिया गया। तो इसलिए किडनी और यूबी का एक कॉम्बिनेशन बन गया। उधर देखा गया कि लीवर बनाता है एक बाइल जूस, लेकिन उसको स्टोरेज और कंसंट्रेशन करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। तो वो स्टोर करता है और कंसंट्रेट भी करता है, तो वो काम करता है गॉल ब्लैडर। तो देखा गया दोनों काम एक है, इसलिए दोनों को, लीवर को और गॉल ब्लैडर को एक साथ रखा गया। इनको वुड के साथ रख दिया गया, किडनी को वाटर के साथ रख दिया गया, और अब बचा स्टमक और स्प्लीन। तो देखा गया कि भाई स्टमक और स्प्लीन दोनों एक ही तरह काम करते हैं। कैसे? उनके
परिभाषा के साथ दोनों काम करते हैं भोजन को, भोजन ऊर्जा बनाने का काम, यानी जो आप खाते हैं उससे जो ऊर्जा बनाने का काम करता है, दोनों स्प्लीन और स्टमक मिलकर करते हैं। तो इनका फंक्शन एक तरह का था, तो इसलिए स्टमक और स्प्लीन को एक साथ रख दिया गया। स्टमक यांग ऑर्गन था, उसको बाहर तरफ रखा गया, स्प्लीन लगातार फंक्शन करी, उसको अंदर रख दिया गया। ये 5 तो हमारे हो गए। अब एक छठवें की बात आई, तो चाइनीज दार्शनिकों ने पेरिकार्डियम नाम का एक ऑर्गन माना, जो बीएचबी ने, जो मॉडर्न साइंस ने, जो मानव शरीर विज्ञान में, या समझ लीजिए कि वो मॉडर्न साइंस में, विज्ञान ने भी उसको मान लिया कि पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट। तो उन्होंने भी उसको फायर के साथ जोड़ दिया। वहां पर वो पेरिकार्डियम को माना गया कि पेरिकार्डियम जैसे सुरक्षा तो लगातार करेगा, तो फंक्शन लगातार करेगा, इसलिए वो जैसे हार्ट इन ऑर्गन था वैसे पेरिकार्डियम भी इन ऑर्गन मान लिया गया। यहां कोई दिक्कत नहीं थी। अब केवल एक आया, चूंकि दार्शनिक, ये कंसेप्ट दार्शनिक था, ये ऐसा नहीं है कि बहुत फिजिकल था, ये दार्शनिक कंसेप्ट था, दर्शन के द्वारा निर्धारित था, इसलिए ये माना गया। उन्होंने एक और नया ऑर्गन क्रिएट किया, जिस ऑर्गन का नाम रखा ट्रिपल वार्मर। उन्होंने कहा कि ये तो हमको तय है कि हमारे शरीर का तापक्रम केवल इन्हीं वजह से नहीं होता है, बल्कि एक कोई ऑर्गन, इसको कंट्रोलर ऑर्गन भी होगा जो इसको कर रहा होगा कंट्रोल। तो उसका नाम रखा ट्रिपल वार्मर, और फिर वार्मर के रूप में कह दिया कि वार्मर के 3 वार्मर है। एक अपर वार्मर जो आपको डायफ्राम से ऊपर जो भी चीजें हैं उनको अपर वार्मर कंट्रोल करेगा, और डायफ्राम से आपका नेवल तक, नाभि तक जो आपका ऑर्गन है उनको कंट्रोल करेगा मिडिल वार्मर, और नाभि के नीचे जो कंट्रोल करेगा वो लोअर वार्मर कंट्रोल करेगा। तो तीनों के अपने अपने अलग अलग ऑर्गन भी रख दिए गए। ऊपर वाले में देखिए, हम लोग देखते हैं हार्ट और लंग्स, डायफ्राम से ऊपर हार्ट लंग्स होते हैं, तो ये कंट्रोलर, ये उसके इन्हीं के साथ, ट्रिपल वार्मर के साथ फंक्शन को इन कॉन्सोनेंस विद, जिसको कह लीजिए, उनके साथ काम करते हैं। ये कंट्रोलर लंग्स और हार्ट उसके हो गए, और बीच वाले के हो गए स्प्लीन और स्टमक हो गए, और उसके नीचे के उसमें हो गए आपका किडनी और लीवर भी उसमें शामिल है। तो ये इस तरह ये पूरा बन गया। अब एनर्जी हो गई, इसका रखवाने का सिस्टम हो गया, और बन गया। अब बचा क्या? तो ये देखिए, सृष्टि के ये मूलभूत तत्व, पांचों तत्व आपस में एक दूसरे के सृजन के लिए जिम्मेदार हैं। अब इन तत्वों में आपस में एक दूसरे को नियंत्रित करने की क्षमता है, इसको समझना है। ये तीर के निशान बीच में बने हुए हैं ब्लैक में, आप देख रही हैं इनको, जो बीच में तीर के निशान दिख रहे हैं, बीच ये वाले, हाँ। तो इनको देखिए। उन्होंने पाया कि जैसे उन्होंने कहा था कि वुड जो है फायर को क्रिएटर है, वुड ने, जंगल में आग लग गई, अपने आप आग लग गई, यानी वुड इज द क्रिएटर ऑफ फायर, और फायर बुझ गई, तो अंत में बच गई राख, और राख कालांतर में चल के कई साल बाद वो अर्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्थ में खोजें तो आपको मेटल मिल जाएगा, मेटल को जला दें तो वो तरल बन जाएगा, और तरल हो जाएगा, जल की तरह हो जाएगा, और जल से सिंचाई करें तो वुड बन जाएगा, यानी और पेड़ पौधे विकसित हो जाएंगे। वैसे उन्होंने पाया कि भाई अगर मेटल की कुल्हाड़ी से लेकर के तो हम काट देंगे वुड को, तो मेटल इज द कंट्रोलर ऑफ वुड। मेटल की कुल्हाड़ी लेते हैं और हम पूरा पेड़ को काट डालते हैं, तो यानी मेटल इज द कंट्रोलर ऑफ वुड, कंट्रोल कर रहा है वो, जिस दिन चाहता है उसको नष्ट कर देता है। उसी तरह उन्होंने कहा वुड को करना हो और अर्थ हो, तो आप कोई अर्थ को कब्जा करना हो, किसी एरिया को एरिया घटाना हो, तो जैसे आप पेड़ पौधे लगा देंगे तो उतना एरिया क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो यानी वुड इज द कंट्रोलर ऑफ अर्थ। अर्थ, अगर पानी बह रहा हो तो पानी में अर्थ मेड़ बांध दीजिए तो पानी बहना रुक जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अर्थ इज द कंट्रोलर ऑफ वाटर। और कहीं आग लगी हो तो वाटर तुरंत क्या करता है, उसको जला देता है, वो बुझा देता है। तो वैसे ही वाटर जो है, वाटर इज द कंट्रोलर ऑफ
तो सारे कंट्रोलर एक दूसरे से हो गए, तो 1 2 3 4 5 5 कंट्रोलर हो गए। क्लियर हो गया कि नहीं? जी सारे हुए ना, 1 2 3 और 4 और 5। उसी तरह सुनिए, अब ये लंग्स लंग्स वो मेटल रह गया, तो मेटल को अगर करना हो आग लगा दीजिए तो फायर लग जाएगी, तो मेटल भी पिघल जाएगा। तो यानी मेटल, फायर इज द कंट्रोलर ऑफ मेटल। ये पंच तत्व का सिद्धांत है। यही समझिए, ये पंच तत्व के सिद्धांत में है कि एक दूसरे को नियंत्रित भी कर रहे हैं और एक दूसरे को, अब देखिएगा, एक एक और एक, जी बोलिए। नहीं सर, कोई नहीं बोल। अच्छा, तो एक जो है जैसे वुड है, एक ऑर्गन को छोड़िए, दूसरे ऑर्गन, बीच वाले ऑर्गन छोड़ दीजिए, तो ये कंट्रोल कर रहा है। यानी हमको जब कंट्रोलर वाली भूमिका में आना है, तो जिस और जो ऑर्गन है उसको बगल वाले में जाते हुए यही डायरेक्शन रखिए, इसी डायरेक्शन में एक को छोड़ दीजिए, दूसरे कंट्रोल कर लीजिए। डायरेक्शन ये रखिएगा, इसी डायरेक्शन में आप चलें तो एक को छोड़ दीजिए। लंग्स में आप किडनी को छोड़ दीजिए तो लंग्स इज द कंट्रोलर ऑफ वुड। वुड में आप फायर को छोड़ दीजिए तो वुड इज द कंट्रोलर ऑफ अर्थ। अर्थ में आप मेटल को छोड़ दीजिए तो अर्थ इज कंट्रोलर ऑफ वाटर। और वाटर में आप वुड को छोड़ दीजिए तो फायर को कंट्रोलर है। फायर में अर्थ को छोड़ दीजिए तो वो मेटल कंट्रोलर है ना। तो ये वाले कंसेप्ट हो गए। तो पांचों तत्व एक दूसरे सजन करेंगे और पांचों तत्व एक दूसरे को नियंत्रित करेंगे। यानी इनके बीच में रिलेशनशिप देखिए तो एक आदमी का रिलेशन सबसे, जैसे घर परिवार में है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का नाती, कोई किसी का बाबा है, कोई किसी दादी, वही पूरा रिलेशनशिप है। सब बाबा दादी के रिलेशनशिप बंधे हुए, कोई किसी के पिता है यानी पिता है या माता है, या कोई किसी की दादी है दादा है, या किसी, यही रिलेशन देखिए, पूरा पढ़ के देखिए। जो दादा दादी है वही कंट्रोल कर रहा है। मेटल दादा दादी है किसका, किसका बताइए? जो मेटल है, अच्छा वुड का सर, वुड का। वुड का है ना, वुड का दादा दादी है कि नहीं? उसका बेटा किडनी, किडनी का बेटा लीवर। तो दादा दादा कंट्रोल कर रहा है, दादा बाबा कंट्रोल कर रहे हैं पोते को। ये रिलेशनशिप निकला ना। दूसरा दूसरा कंसेप्ट आगे बहुत पढ़ेंगे, आगे का बहुत कंसेप्ट इन्हीं से निकला सब सारे कंसेप्ट, कि अगर मेटल में एनर्जी बढ़ा देंगे तो किडनी अपनी एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी मदर जो है, आप देखिए ना, मदर के पास पैसा हो तो तुरंत बेटे को दे देगी, और बेटे को में मांगना हो तो तुरंत मदर को कम कर देगा, मदर से छीन लेगा, मतलब ले लेगा, मतलब मांग लेगा तुरंत। लेकिन मदर के पास पैसा बढ़ेगा यानी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो जैसे मान लीजिए आप मेटल की बढ़ाएं तो किडनी की बढ़ जाएगी, किडनी की बढ़ाएं तो वुड की बढ़ जाएगी, वुड की, क्योंकि डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना चक्र। तो ये आप आगे पढ़िएगा। हमारे शरीर में विद्यमान महत्वपूर्ण अवयव अपनी प्रकृति के अनुसार शरीर में इन और यांग बलों के दृष्टिकोण से इन मूलभूत तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी इन यांग के आधार पर एक वुड है, एक इन है, ये यांग है। ये पंच तत्व सिद्धांत के अनुसार इन यांग के दृष्टिकोण से एक तत्व के प्रतिनिधि इन और यांग आपस में भी ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। ये जो चित्र बना हुआ है कि लार्ज लंग्स और एक चित्र छोटा सा बना हुआ तीर ना, लंग्स से लार्ज इंटेस्टाइन की ओर आया हुआ है। इसका मतलब बता रहे हैं कि ये इन और यांग है, लेकिन ये आपस में भी, जैसे घर में है हस्बैंड वाइफ कोई हो तो क्या करेगा, पैसा एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाएगा, वही एनर्जी ट्रांसफर कर, एनर्जी बनी। ठीक है, तो ये भी एक वो है। और सूर्य की किरणों में विद्यमान विभिन्न रंगों के आधार पर भी इन 5 मूलभूत तत्वों की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। जो जिसका कलर है, 5 कलर हम लोग बता दिए, 5 के 6 कलर है, 6 कलर भी जैसे ऑर्गन अपने को कंट्रोल कर रहे हैं, वैसे जैसे एलिमेंट कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे ऑर्गन कंट्रोल कर रहे हैं, वैसे ही कलर भी कंट्रोल करेंगे। उसी तरह कलर बढ़ाएंगे भी, तो बढ़ाने की अगर कोई ऊर्जा होगी तो अपना कलर, जो इसका जिसका मेटल का जो रंग है ब्राउन, वो इसकी ऊर्जा बढ़ा देगा। क्लियर? ये क्लियर कि नहीं बोलिए? जिस ऑर्गन की ऊर्जा बढ़ाने हो उसका जो रंग हो वो उसको बढ़ा देगा। आपको जो रंग अच्छा लगता है, आपको मान लीजिए पीला रंग अच्छा लगता है, तो अगर पीला पहन लेते हो तो आपका व्यक्तित्व बढ़ता है कि घटता है?
बोलिए, खुशी होती। बढ़ता अच्छा लगता है ना। हम्म, और जो पसंद नहीं है आपको, उससे आप डिप्रेस होते हो कि नहीं? तो यहां देखिए, मेटल कंट्रोल करेगा तो मेटल का रंग ब्राउन कंट्रोल कर लेगा ग्रीन को। यानी मेटल को जब अगर वो ग्रीन, अगर वुड को कंट्रोल करना होगा तो मेटल वाला रंग लगा देंगे ब्राउन। क्लियर हुआ? क्लियर कि नहीं? बोलिए निशी मैडम, बताओ, यहीं पर बताओ, बहुत सरल है। यस सर। जो रंग, अगर मान लीजिए ग्रीन वुड का रंग बढ़ाना हो, तो वुड की शक्ति बढ़ानी हो तो हमको ग्रीन रंग लगाना पड़ेगा वुड को। लेकिन वुड को अगर घटाना हो तो हम मेटल वाला रंग लगा देंगे। यहां से सिद्धांत निकला, अगर हमको वुड की ताकत बढ़ानी हो, शक्ति बढ़ानी हो, ऊर्जा बढ़ानी हो, तो हम वुड का रंग ग्रीन है तो ग्रीन बढ़ा देंगे, ग्रीन लगा देंगे। लेकिन अगर हमको वुड को कंट्रोल करना हो, यानी उसको घटाना हो, कंट्रोल करने मतलब घटाना, अगर घटाना हो तो हम ब्राउन रंग लगा देंगे तो उसकी शक्ति घट जाएगी। ये इससे, इस चार्ट से ये डेराइव, ठीक, कलर के हिसाब से। इन मूलभूत तत्वों की अपनी ऊर्जाएं हैं और इन ऊर्जाओं के आधार पर एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है, इनका अपना महत्व। तो ये इन्होंने एक सिद्धांत बनाया, ठीक है। चलिए दूसरी चीज क्या आई, मेरिडियन। अब मेरिडियन की जब बात आई तो मेरिडियन पूरे शरीर में छितरे हुए थे, यानी पूरे शरीर में नॉर्मली वर्टिकल मेरिडियन का कंसेप्ट आया इसमें। जो इन्होंने कंट्रोल, मेरिडियन बहुत होंगी, लेकिन जो मेरिडियंस इन्होंने बताई, जिनके आधार पर इन्होंने 12 मेरिडियन कहा कि 12 मेरिडियन होंगी और 2 कंट्रोलर, यानी 14 मेरिडियंस के आधार पर इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे 6 इन 6 यांग। और 6 इन को कंट्रोल करने के लिए एक इन मेरिडियन, जो उसको कंसेप्शन वेसल कहा गया, सीवी मेरिडियन, नोट कर लीजिए, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन 6 इन को कंट्रोलर के रूप में हुआ और 6 यांग मेरिडियन कंट्रोलर के रूप में गवर्निंग वेसल रखे गए। यानी 14 मेरिडियन रखे गए। इन 14 मेरिडियन के आधार पर इन्होंने ट्रीटमेंट का पैटर्न डेवलप किया। अब जब ये इनके नॉर्मली क्या है, वर्टिकल मेरिडियन का कंसेप्ट, वर्टिकल मेरिडियन अधिकांशतः है, एक आध हॉरिजॉन्टल भी है, और हॉरिजॉन्टल तो बहुत होंगे, लेकिन जो ट्रीटमेंट पैटर्न है वो इन्हीं से काम इनका बन गया। अब ये हुआ कि भाई जैसे हम कोई इकाई तो बनाएंगे तो शरीर को नापा कैसे जाए, मेरिडियन को नापे कैसे, कहाँ मेरिडियन कितनी ऊंचा, कितनी दूरी पर कौन पॉइंट है, क्योंकि एको पॉइंट उन्होंने कहा, इन्हीं के आधार पर एको पॉइंट कहा कि हर उसमें मेरिडियन में, जैसे उन्होंने कहा था, एक सिद्धांत यहीं पे आप नोट कर लीजिए, एक चीज कही थी उन्होंने कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं आपस में इन्हीं 5 तत्वों के मिलन का परिणाम है, यही तो कहा था। यानी कोई भी चीज ब्रह्मांड की होगी, चाहे हमारी मेरिडियन ही क्यों ना हो, उसमें ये 5 एलिमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जरूर होंगे। तो अब वो भी होंगे प्लस और भी होंगे, और भी हो सकते हैं। तो इनको नापने का पैमाना जो बनाया उसको कहा AUM, या इसको कह दिया एक्यूप्रेशर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और इसको हम लोग बोल देते हैं कुन, CUN, कुन, एक कुन की दूरी पर। तो एक कुन को जो मेजरमेंट माना गया वो देखिए, ये नोट कर लीजिए, ये जो चौड़ाई है, ये अंगूठे की ये चौड़ाई देख रही है, ये चौड़ाई देखिए, इतनी चौड़ी, यहां से यहां तक इतनी चौड़ी हुई ना ये, तो ये जो निकाल ले, इतनी चौड़ाई जो है ये एक कुन। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? जी। देखिए, ये देखिए अंगूठा, अंगूठे से जो उन्होंने चौड़ाई थी वो चौड़ाई एक कुन आई, जो चौड़ाई है उसकी वही है, ये है इतनी, तो ये। दूसरा उन्होंने कहा कि इसको नापने का और दूसरा तरीका ये है कि अगर मिडिल फिंगर को ले लें तो दोनों ज्वाइंट के बीच की जो दूरी होगी वो होगी, ये देखिए, दोनों ऊपर वाले ज्वाइंट की और बीच वाले ज्वाइंट की जो बीच की दूरी होगी वो होगी। देखिए ये लिखा है ना, दिखा रहा है ना। इसके आधार पर इन्होंने पूरे सब पैमाना बना दिया कि 2 उंगलियों में 1.5 कुन की दूरी होगी, 3 उंगलियों में 2 कुन की दूरी होगी, और 4 उंगलियों में 3 कुन की दूरी होगी। क्लियर?
ये पैमाना जो जो पेशेंट है, जो व्यक्ति है, उसका, आपके शरीर का जो पैमाना है वो आपके उंगलियों के आधार पर, मेरे शरीर का पैमाना मेरी उंगलियों के आधार पर, मैडम मंजीत कौर की उंगलियों का पैमाना उनके आधार पर, उनकी उंगलियों के आधार पर, सबका पैमाना अपने उनके आधार पर, किसी दूसरे का नहीं। यानी जिसका इलाज कर रहे हैं वही उसी का पैमाना चलेगा, दूसरे का नहीं। ये सब पूरी लंबाई चौड़ाई सब बता दिया उन्होंने इसके आधार पर, ठीक। ये सब पूरा कितनी लंबाई है, कहाँ पर कितना छाती है, कितना, वो सब बता दिया। मोर और लेस यही यही पाया जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। क्लियर? घुटने से लेकर पंजे तक कितना है, वो सब सारा वो सब पैमाना इसी आधार पर निकाला है। इसको देखिएगा। अब हम लोग जो एक पॉइंट और मैं कह रहे थे, फिर हम लोग आगे चलते हैं उधर। हम लोगों ने कहा था कि ऑर्गन क्लॉक के आधार पर जो आती है ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा जो आती है वो बाहरी सतह पर ऑर्गन क्लॉक के आधार पर रहती है। तो उन्होंने कहा कि ये कंसेप्ट क्या कि ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आती है वो ऑर्गन क्लॉक के आधार पर आती है सतह में, बाहरी सतह में। वो ऑर्गन क्लॉक के आधार पर, एक ऑर्गन क्लॉक कहा, और वो उस ऑर्गन क्लॉक के आधार पर वो 2-2 घंटे के लिए, हमारे पास 24 घंटे थे और 12 ऑर्गन थे। बोलिए निशी मैडम, 12 ऑर्गन थे ना? बारह ऑर्गन थे। ऑर्गन कितने, ऑर्गन हम लोगों ने कितने पढ़े बताइए? अब ये तो ध्यान देने की बात है। ऑर्गन तो 12 पढ़े हम लोगों ने। तो यानी जो नोट कर लीजिए, 12 ऑर्गन के आधार पर 24 घंटे हुए, तो 2-2 घंटे का अंतराल आया। तो उन्होंने कहा 2-2 घंटे में ये ऊर्जा आएगी और वहां पर उस ऑर्गन में रहेगी। बाहरी वाली, बाहरी सतह की बात कर रहे हैं, जो कह रहे थे ना, बाहरी सतह में जो रहेगी वो ऑर्गन क्लॉक वाइज के आधार पर काम करेगी। तो सबसे पहले 3 से 5 यहां से कैलकुलेशन शुरू हुआ, लंग्स मेरिडियन से। लंग्स मेरिडियन में इन ऑर्गन था, 3 बजे से 5 बजे सवेरे में मैक्सिमम एनर्जी रहेगी। 3 बजे से 5 बजे तक के समय में सबसे अधिक एनर्जी रहेगी। और जो 12 घंटे बाद 3 बजे से 5 बजे का समय होगा उसमें न्यूनतम एनर्जी रहेगी, क्योंकि एनर्जी ऐसे ऊपर नीचे बह रही है, ये कंसेप्ट है। तो उन्होंने कहा जो वेव की तरह आती है, तो जो मैक्सिमम एनर्जी है वो काल है 3 बजे से 5 बजे, वहां पर मैक्सिमम रहेगी। और फिर 12 घंटे बाद सबसे न्यूनतम रहेगी, 3 बजे शाम से 5 बजे शाम तक। फिर ये लंग्स मेरिडियन से अपने, अब लंग्स, अगर मेरे लंग्स और एलआई एक साथ थे तो लंग्स में रहेगी तो अपने यांग में पहले जाएगी, तो वो चली गई लंग्स के बाद अपने लार्ज इंटेस्टाइन में, यांग में, और वहां 5 बजे से 7 बजे तक रहेगी। यानी अब ऊर्जा जो आएगी वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगी। फिर इसके बाद वो स्टमक मेरिडियन में जाएगी, स्टमक यांग ऑर्गन है, और उसमें 7 बजे से 9 बजे तक ऊर्जा जाएगी। जो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम वाली नहीं। फिर उसके बाद स्पिन, स्टमक का स्पिन, दोनों साथी हैं, पेयर ऑर्गन है, इसलिए स्पिन में चली जाएगी 9 बजे से 11 बजे तक। फिर उसके बाद हार्ट में जाएगी, हार्ट इन है वो 11 बजे से 1 बजे तक। स्मॉल इंटेस्टाइन में हार्ट का स्मॉल इंटेस्टाइन साथी है, पेयर ऑर्गन है, इसलिए वो 1 बजे से 3 बजे तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगी। फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी, यांग ऑर्गन है, 1 PM से 3 PM तक रहेगी। फिर उसके बाद किडनी ब्लैडर में जाएगी, इन वो यांग और इन ऑर्गन एक दोनों है एक साथ, तो वहां से 5 बजे से 7 बजे तक रहेगी। फिर पेरिकार्डियम में जाएगी, 7 बजे से शाम से 9 बजे शाम तक वहां रहेगी। फिर ट्रिपल बार्बर में जाएगी 9 बजे से 11 बजे तक। फिर गाल ब्लैडर में जाएगी 11 बजे से 1 बजे तक, और लीवर में जाएगी 1 AM से 3 AM। ये मैक्सिमम एनर्जी का कंसेप्ट है कि इसमें 2-2 घंटे में, तो इसके हिसाब से जो डायरेक्शन बनेगा वो ऊर्जा का सिद्धांत ये है, इसमें हमको ऑर्गन क्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ तक हम लोग इसको पढ़ रहे हैं।
अब आइए देखिए थोड़ा सा वहां पे हम लोग देख लें। एक्यूपंक्चर इज अ नेचुरल साइंस, बेसिकली इट इज ए फिलॉसफी, लेकिन नेचुरल साइंस भी है, साइंटिफिक चीजें तय हो गई। और अब हम कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो ए साइंस बिकॉज आफ्टर 1940 इट वाज डेवलप्ड लाइक ए साइंस, proved, it was proved to be a science. तो फिलॉसफी पहले थी। रैशनल मेथड ऑफ थेरेपी बेस्ड ऑन एन इनबिल्ट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड इन द ह्यूमन बॉडी बाय द नेचर ताओ। नेचर को ताओ कहा गया, चाइनीज की भाषा में ताओ कहा गया, नेचर इज ताओ। तो ट्रीटमेंट इज गिवन बाय एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मोक्सिबेशन एट डिफाइंड लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एक्यूपॉइंट्स और शू जू पॉइंट्स। यानी कहा कि शरीर में, हमारे शरीर में एकू प्रेशर क्या माना, एकू माने एकू पॉइंट्स। तो एकू पॉइंट उन्होंने कहा स्किन के थोड़ा सा अंदर, स्किन के थोड़ा सा अंदर एकू पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं बहुत कम डायमीटर के। और डायमीटर नोट करना चाहें तो उन्होंने कहा कि 1 से 3 mm डायमीटर के होंगे, 1 से 3 mm डायमीटर के एकू पॉइंट्स होंगे। और उन पर हम जब कोई प्रेशर करते हैं तो वो किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं। वो चीज क्या है? वो ची हो सकती है, ची माने क्यू, वो ऊर्जा, की ची जो भी कह लीजिए, प्राण चेतना, उनको ट्रांसफर करने का। फ्लूइड भी होता है, फ्लूइड भी ट्रांसफर होता है, लिक्विड होगा लिक्विड भी ट्रांसफर होगा, ब्लड होगा तो ब्लड भी ट्रांसफर होगा। तो ये पॉइंट्स एक्यू पॉइंट्स कहे गए। बिल्कुल सुई के नोक के बराबर ये पॉइंट है जो शरीर के स्किन के थोड़ा सा और हल्के से अंदर रहते हैं, बाहरी सतह पर इनको एक्यू पॉइंट्स कहते हैं। शू मीन्स मूव, शू का जो अर्थ था उनका मूव करना, ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना, ट्रांसपोर्ट करना और इंड्यूस द बायो एनर्जी। कहा बायो एनर्जी? इसको प्राण चेतना जिसको कहा गया बायो एनर्जी कहा गया कि एंड द बॉडी फ्लूइड्स भी उसमें शामिल था। एंड इट इंक्लूड्स सप्लाइंग बायो एनर्जी एट द लोकेशंस वेयर देयर आर डिफिशिएंट। जहां कम है वहां पर ऊर्जा को ला देना, दूसरी जगह से ला देना। कहां पर है? जहां पर अधिक है वहां से कम वाले जगह पर ले जाइए। जैसे पानी 2 खेतों पर पानी की आवश्यकता हो, एक में खेत में पानी अधिक हो, एक में कम हो, तो अधिक वाले से कम वाले में ले जाइए। तो वही एंड ठीक है, देयर बाई इस तरह क्या करेंगे? बैलेंसिंग द एनर्जी। तो एक्यू प्रेशर is the science which deals by energy, for energy and is the science which deals with by energy, for energy, for by yes for energy भी है, एनर्जी के लिए, एनर्जी द्वारा, बाय एनर्जी, एनर्जी के लिए, एनर्जी के द्वारा, एनर्जी का उपचार ऑफ एनर्जी। इट इज साइंस या विच डील्स विद एनर्जी, डील्स ऑफ एनर्जी, बाय एनर्जी, फॉर एनर्जी। एनर्जी के द्वारा, एनर्जी के द्वारा, एनर्जी का एनर्जी के लिए दिया गया उपचार है। ठीक, ये कंसेप्ट आया। तो शू मीन्स मूव, ट्रांसफर, ट्रांसमिट, ट्रांसपोर्ट। जहां एक्सेस है वहां करना। इस तरह क्या करेंगे? बैलेंसिंग का सिद्धांत, एनर्जी को और बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करना है। एनर्जी होगी शरीर के अंदर जल होगा, शरीर के अंदर फ्लूइड होगा, शरीर के अंदर और क्या होगा? और हमारे पास रक्त होगा। तो रक्त का तरल कोई भी चीज है उसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इट इंक्लूड्स रिमूविंग द स्ट्रेसेस। मैं कहीं रुकावट है तो उसको भी रिमूव करना है। अनफास्टनिंग द इम्पीडिमेंट्स, कहीं पर कोई किसी तरह का बंधन है उस बंधन को हटा तोड़ना है। एंड करेक्टिंग द करेक्टिव कंट्रावेक्शंस एंड रिफ्लेक्सेस, यानी कोई कंट्रावेक्शन है, कोई दिशा भ्रमित हो गई हो ऊर्जा की, उसको ठीक करना है। ऑल विद द हेल्प ऑफ कैसे? 4 डायग्नोसिस, 4 डायग्नोसिस है, 8 गाइडिंग क्राइटेरिया है, 6 एक्सेस है, 7 इमोशन है और 5 एलिमेंट थ्योरी है। तो 4 कितने? 4 डायग्नोसिस क्या है? 4 डायग्नोसिस हम लोग पढ़े नहीं 4 डायग्नोसिस, 8 गाइडिंग प्रिंसिपल में आप इन बता रही है। इन यांग, कम अधिक, बाहर आंतरिक और
हॉट कोल्ड, ये हमारे 8 गाइडिंग प्रिंसिपल है। 4 डायग्नोसिस का मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ हम लोगों ने आयुर्वेद में पढ़ा हुआ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं। आपने देखा होगा ना, ज्ञानेंद्रिय तो है, आंख कान नाक मुंह त्वचा, ये सब है ना। तो त्वचा, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियों में हम लोगों ने 4 डायग्नोसिस कर दिया। वही 4 डायग्नोसिस है। सूंघकर या सुनकर, भाई हम लोग सुनकर या सूंघकर, तो दो चीजें हो गई। फिर हम लोगों ने कहा पैटिंग करके, देख कर, छू करके, तो उसमें कहा। फिर उनका पूछ करके, तो मुंह अपर इन्वॉल्व हो गया। और उसके नाक से सूंघ करके, तो ये 3-4 चीजें हो गई। ठीक है, तो 4 डायग्नोसिस, 5 एनर्जी सिस्टम, जो हमारा 5 ज्ञानेंद्रियां थी, उनके आधार पर 4 डायग्नोसिस कंसेप्ट आया। 8 गाइडिंग प्रिंसिपल आ गए। 6 एक्सेस माने जो एनर्जी है हमारी, 6 एनर्जी सिस्टम है, यही एनर्जी तुम्हारी कम ज्यादा होगी, तो यही कभी कम ज्यादा होगी, तो वही 6 एक्सेसेस, यही 6 एनर्जी कंसेप्ट है, उसी पर कम ज्यादा होगी। विंड कहीं अधिक हो जाएगी, कहीं विंड कम हो जाएगी, कहीं आपको हॉटनेस बढ़ जाएगी, कहीं हॉट कम हो जाएगी। ये जो एक्सेसेस है, इन्हीं के आधार पर हमारे यहाँ बीमारियां होती हैं। और 7 इमोशंस क्या है, इन्हीं के, यही जो एनर्जी, इन्हीं के इमोशन है। जैसे लीवर का क्रोध है, वो हम लोग इसमें है, इसी में आगे दिया होगा, इसी में दिया होगा। अभी हम लोगों ने देखा था ना ओल्ड बुक वाले में, ये जो चार्ट है, ये चार्ट है, दिखेगा आपको। ये हमारा साइकिल है, इसी ये किताब में मिल जाएगा आपको। ये आगे किताब में है, 5 एलिमेंट चार्ट बना हुआ है। उसमें पेज नंबर 1 में पढ़िएगा आप लोग, पार्ट 1 जो है उस पे किताब में 4 नंबर पेज नंबर 4 में है। ठीक है, तो ये उसी वजह से, जैसे लीवर की आपको जो है, आपको क्रोध मिल जाएगा। देखिए, एंगर, लीवर और ये वुड के लिए मिल जाएगा एंगर, हार्ट फायर के लिए मिल जाएगा जॉय, और उसके लिए मिल जाएगा हैप्पीनेस। 2 है ना फायर के, दो फिर एगोनी, फिर सैडनेस, और अंत में फियर। तो ये इस तरह के एनर्जी सिस्टम है, इनको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, आगे ही पढ़ेंगे, भी समय मिलेगा पढ़ेंगे। एगोनी क्या है सर? दुख है, और क्या है, दुख। ज्यादा फोकस कहाँ करें? हाँ? ज्यादा फोकस कहाँ करें? किसमें? यही जो 2 दिन के लेसन किए हैं। ये 5 जो पढ़ा रहे हैं, जो हाँ, देखिए, ये तो बेसिक है, ये पहला, ये हम इसलिए अधिक बता रहे हैं आपको, ताकि आपको और बढ़िया समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा अधिक ध्यान दे रहे हैं इस पर। यही तो सब समझने कि इसको बार बार पढ़िएगा तो पूरा आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल सब याद हो जाएगा, कोई चीज नहीं कि भूल जाए। ई इज द वाइटल एनर्जी, बायो एनर्जी, और की और ची और प्राण। ठीक है, ये हम लोग बता चुके हैं। बायो एनर्जी वही है ची। अब हम लोग आगे बढ़े। बायो एनर्जी वाले हम लोग पढ़ चुके हैं, सुपरफिशियल और डीप एनर्जी। सुपरफिशियल जो बाहरी सुपरफिशियल है, उन्होंने कहा कि ये मेनली सुपरफिशियल पार्ट में रहती है, एंड नॉट इन डेप्थ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑर्गन क्लॉक इज द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी। तो जैसे इसमें देखिए, लंग्स से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्टमक, फिर स्प्लीन, फिर हार्ट, फिर ये जो रूप है, इस रूप में, हेंस लंग इज मदर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इस रूप में अगर माने तो जहां से एनर्जी जा रही है आगे की ओर, वो उसका मदर है। तो इस जो बाहरी एनर्जी में रहेंगे तो लंग्स मदर हो जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन की। और जब डीप बायो एनर्जी होगी, तो हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था मैडम,
अभी जो पढ़ा था वो तीर वाला, वो रिलेशनशिप लागू होगा। उसमें क्या था, उसमें वुड लीवर वॉज द मदर ऑफ हार्ट, किडनी वॉज द मदर ऑफ लीवर। देखा था आपने जी उस चार्ट में लीवर? जी सर। तो वो एलिमेंट चार्ट के हिसाब से ये लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट, हेंस देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ एनर्जी इन द हार्ट, इन डू प्रोडक्ट एनर्जी प्रॉब्लम्स, टोनिफिकेशन, सिलेशन एक्सेट्रा ऑफ लीवर इज डन। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब ये बायो एनर्जी में क्या होगा, या तो आवश्यकता से अधिक है, या आवश्यकता से कम है, या कहीं रुकी हुई है, स्टेगनेंट है, रुकी है, इसको स्टेसिस बोलते हैं। तो दो चीजें हैं, स्टेगनेशन हमेशा बोलेंगे आपको एनर्जी के रूप में, एनर्जी के लिए स्टेगनेशन बोलेंगे, और स्टेसिस से बोलेंगे तो हम कहेंगे फ्लूइड का, फ्लूइड की स्टेसिस होगी और स्टेगनेशन होगा एनर्जी की। कंट्रावेक्शन यानी फ्लो डिफरेंट हो जाए, कोई भी डायरेक्शन आपको डिस्टाइंड है, उस जगह न जा रही हो, उसके बगल में जा रही हो, तो भी कंट्रावेक्शन है। और इम्पेडिमेंट्स, कोई भी स्वतः चल रही हो कोई चीज और एनर्जी को कोई बाधा आए, तो उसको बाधा को हमको उतारना है। तो ये इस तरह हम लोग का ट्रीटमेंट होता है। रोग के बारे में चीनी मान्यता क्या है, ऑर्थोपैथी सहज है, हेट्रोपैथी असहज। वो कहते हैं कि जो भी आप सहज जीवन है, प्रकृति के साथ आप सामंजस्य रखिए, तो जो सरल है वो ऑर्थोपैथी है। इसमें कुछ नहीं करना है, आप समय से जागते हैं, प्रकृति के साथ समय से जागते हैं, प्रकृति के साथ सोते हैं, तो आप में जो सामान्य रूप से है, क्योंकि उसी के अंश हैं, तो हम लोग सामान्य रूप से बने रहते हैं। तो ये एजिंग होगी, लेकिन एजिंग का असर आप पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, असर नहीं पड़ेगा। ओल्ड एज तो आएगी, लेकिन असर नहीं पड़ेगा अगर उनके साथ आप सामंजस्य, असहज जीवन जीते हैं। आप दिन को सोते हैं, रात में रात भर जागते हैं, आप सूरज को देखते नहीं, चंद्रमा को देखते हैं, ये सब सारा कंसेप्ट जब आपको आ जाएगा, तो आप यानी आप उस जीवन के आदी हो चुके हैं, असहज जीवन के, तो प्रकृति आपके साथ अलग हो जाएगी और तब आप बीमार होने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। ये हेट्रोपैथी है। ठीक है, तो ये दिस इज द कंसेप्ट। ये देखिए 5 एलिमेंट चार्ट, वही वाला जो था, इसको बता दें क्या उसमें? देखिए, ये भी समझ, थोड़ा सा 5 मिनट देखिए इसमें। दिख रही है? जी सर दिख रहा है। नहीं, पूरा कम हो गया ना? इसमें नहीं दिख रहा, दिखता हूँ दूसरे वाले में। चलिए, अब कुछ आ रहा है। लंग्स, अच्छा लंग्स रह गया उधर। अब आ गया, ठीक है। अब दिख रहा है? जी दिख रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक।
अब देखिए, पहले में एलिमेंट है, फिर एलिमेंट क्या है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। मेरिडियन में देखिए यांग और इन यांग ऐसे बनाया हुआ है। अब ऑर्गन में देखिएगा, गाल ब्लैडर, लीवर वुड के हैं, तो गाल ब्लैडर यांग है, लीवर वो है। हार्ट इन है फायर में, और स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर पेरिकार्डियम इन है, और ट्रिपल वार्मर यांग है। फिर अर्थ में स्टमक जो है हमारा यांग है, और स्प्लीन हमारा इन है। फिर मेटल में लंग्स हमारा इन है, और यांग है लार्ज इंटेस्टाइन। और वाटर में हमारा यूरिनरी ब्लैडर यांग है, और किडनी हमारा इन है। अब देखिएगा इसकी एनर्जी सिस्टम, तो एनर्जी को हम लोग मानना चाहें तो कैसे मानेंगे, तो हम लोग क्या कह रहे थे, एनर्जी किसकी, विंड है। किसकी विंड है, वुड की। वुड की विंड बताया था। फायर में दो एनर्जी है, एक हीट और हॉटनेस। और अर्थ में ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होती है ना, देखिए हम लोग अपने उसमें कहते बड़ी ह्यूमिडिटी है। फिर लंग्स में बिल्कुल ड्राइनेस होगी, और वाटर में कोल्डनेस होगी। अब ये देखिए सीजन, सीजन कोई पूछता है तो कैसे बताएंगे। सबसे अच्छा सीजन कौन होता है विंड के लिए, ये समझिए बस। कौन सा सीजन होता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ऋतुराज किसको बोलते हैं, ऋतुओं का राजा किसको बोलते हैं, बारिश। ना ना, वसंत ऋतु को। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा बोला जाता है। ऋतुराज बसंत, कहते हैं ऋतुराज बसंत आ गए। जब होली के आसपास का मौसम होता है उसको ऋतुराज बसंत बोलते हैं। तो ये विंड स्प्रिंग में सबसे अधिक होती है, स्प्रिंग बोलते हैं वसंत को। तो स्प्रिंग में सबसे अच्छी विंड होती है। फिर हीट में तो नेचुरली हीट समर में होगी, हॉटनेस भी समर में होगी। बोलिए, इसमें पूछना तो नहीं ना, समर में तो हीट हॉटनेस तो समर में होगी, और ह्यूमिडिटी किस में होगी, लेट समर में। इसको बारिश का मौसम जिसको बोलते हैं वो लेट समर है, उसमें क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। और ड्राइनेस किस में होगी, पतझड़ मौसम में, ऑटम, जो यही मार्च वाला समय आता है ना, मार्च अप्रैल वाला पतझड़। होली के बाद फिर यही शुरू हो जाता है, वो होली के पहले होता है, होली के बाद होता है। और कोल्डनेस, विंटर में कोल्डनेस होगी। फिर देखिए आपको एज, तो ये उन्होंने 10-10 वर्षों का अंतराल रखा था, तो 60 वर्षों का अंतराल है। लेकिन 60 मतलब 60 लास्ट नहीं है, बल्कि 51 से लेकर जितना भी आगे है उसी में है। तो इस एज के हिसाब से पैटर्न डिजीज कहते पैदा होगा। देखिए लाइफ साइकिल क्या है वुड की। अब देखिए इंटरेक्ट करिए इसमें, तो अगर इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बता दे रहा, आप बोलिए, पूछिए, जरूर पूछिए कि ये चीज समझ में आ जाएगी। तो एक बार आ गई तो आ गई, फिर कोई नहीं रोकेगा। लाइफ साइकिल हम बताने में बता रहे हैं सब कुछ, लेकिन आप इंटरेक्ट करिए तभी समझ में आएगा। लाइफ साइकिल माने एक्टिविटी। 1 से 10 वर्ष के बच्चे में अगर एक्टिविटी नहीं हुई तो समझिए बीमारी है। एक्टिव होना चाहिए, उसको एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, उसको एक्टिविटी होनी चाहिए। फिर जब 11 से 20 से पहुंचे तो ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम। 21 से 30 में फुल ग्रोथ हो जानी चाहिए। 25 वर्ष में हड्डियां परिपक्व हो जाती है। 31 से 40 में प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ पूरा जितना होना हो चुका। उसके बाद 41 से 50 में एट्रोफी, अब सेल डाउन होना शुरू होते हैं, घटना शुरू होते हैं। और बाद में ओल्ड एज। डायरेक्शन में मत पढ़िएगा, डायरेक्शन केवल एक बात समझिए, फायर में साउथ है, नोट कर लीजिए इसको। फायर की डायरेक्शन साउथ रखा है इन्होंने, चाइनीज ने। बस इसी को समझाना पड़ेगा, आगे तमाम इससे चीजें तय होंगी। फिर आप पढ़िए सेंस ऑर्गन। लीवर के लिए आईज, लीवर आंखों में खुलता है। हार्ट आपके वाणी से व्यक्त होता है, टंग से। और जो ये अर्थ है वो स्टमक, मुंह। स्टमक जो है, स्टमक मुंह में खाना खाते हैं तो वही जाता है। और नोज, लंग्स का संबंध नोज से है। और किडनी कानों में खुलती है। इमोशन, एंगर लीवर के साथ जुड़ा हुआ है, जो लीवर वाले होंगे एंग्री वाले होंगे। जॉय है फायर के साथ जुड़ा हुआ, जॉय और हैप्पीनेस। फिर एगोनी, यहाँ से दुखी होना शुरू हो जाते हैं।
और सैडनेस और दुखी हो जाते हैं, और फियर, अंत में डर लगने लगता है। तमाम चीज डर, कोई ऐसा नहीं है, घटनाओं का डर, क्या होगा आगे, क्या लाइफ होगी, ये सब डर शुरू हो जाएगा। रीजन ओरिजिनलिटी, 1 से 10 साल का बच्चा ओरिजिनल होगा, बोल देगा पापा ने बोला है कि पापा घर में नहीं है, ये कंसेप्ट है ओरिजिनलिटी। फिर डिजायर, फिर इस साल में भी 11 से 20 में इच्छाएं होना जरूर होती। फिर एम्बिशन, 21 से 31 में और एम्बिशस होना शुरू हो जाता है। फिर कॉन्शियस, फिर अब समझ में आने लगता है कि भाई जिंदगी क्या है, जीवन क्या है। विल पावर, विल पावर यहाँ मेटल का वो है, और विल पावर के बाद विजडम ये आ जाती है आपके, किसका, वाटर। वाटर में पूरा समझ चुके होंगे जीवन कैसा है। रंग वही है, रंग तो बता दिया गया है। टेस्ट, टेस्ट जो है, टेस्ट देखिए, ये जो है सावर, खट्टा, बीटर, बीटर, फिर स्वीट, स्वीट जो है उसका है मिठाई वाला पसंद है, अर्थ वाला मिठाई पसंद करेगा। और तीखा पसंद करेगा कौन, मेटल वाला। और साल्टी पसंद करेगा किडनी वाला। ये सब इस आधार पर हम लोगों को ये तय करना है, समझ रहे हैं। और अगर किसी के मुंह में ही बिटर टेस्ट हो तो? हाँ, तो इसका मतलब कि स्प्लीन और स्टमक डिफिशिएंट है, या प्रॉब्लम है, वीक है। हाँ, या तो डिफिशिएंट है या एक्सेस है, दो ही चीज है। दोनों में कड़वापन है, दोनों में कड़वापन दोनों में आएगा। डेफिशिएंट में कड़वा नहीं कह रहे हैं वो, में अगर आपका मुंह, आपका बयान मीठा है, आपने कहा मीठा है ना, तो मीठा नहीं, तो कड़वापन जब लगता है किसी को तो मुंह में कड़वापन। कड़वा लीवर, हाँ, लीवर में है कड़वापन का। हाँ, अगर लगातार है तो कड़वा हो तो लीवर है। अगर मुंह का स्वाद कड़वा है तो लीवर। अगर सवेरे कड़वा है तो नींद ना आने का हार्ट। और अगर दिन भर कड़वा है तो लीवर। और शाम में हो तो? शाम में कड़वा हो तो भी लीवर है। देखिए, या तो थकान की वजह से है तो बात नहीं कर सकते, तब हार्ट हो सकता है इन्वॉल्व, क्योंकि हार्ट काम करता है, थक रहा है शाम को, थकान आ गई। लेकिन लीवर का माना जाता है कि लीवर का अगर होगा तो पूरे दिन भर कड़वा रहेगा आपका, सुबह शाम सब जगह। और अगर बहुत मिठाई पसंद हो तो स्प्लीन। स्प्लीन मतलब डेफिशिएंट है या एक्सेस है जो मिठाई अगर पसंद है? मीठा खाने लगे तो क्रेविंग है, इसका मतलब डिफिशिएंट है। अच्छा। अगर मीठा खाने की खूब इच्छा करे, मीठा खाने की इच्छा बिल्कुल ना करे तो एक्सेस है। मीठा खाने की इच्छा करे, यानी किसकी इच्छा करते हैं, जो आपके पास नहीं होता है, डिफिशिएंट। इससे हम लोगों का उसमें मदद मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन डायग्नोस। ये धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसमें घबराइएगा नहीं। निशी मैडम, आप ही को बोल रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। ये शुरुआत है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है कि ये नया कंसेप्ट है, और नया कंसेप्ट है, इसको समझना है हम लोगों को, और धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। मंजीत मैडम तो बहुत पढ़ चुकी है, तो इसमें उनको समझ में आ रहा है। जी सर। है ना, तो इसमें शुरू में होता है ना कि नए नए शब्द होते हैं, उनको सोचते हैं ये क्या होगा क्या होगा, तो वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ सर, देखो तो 2 साल से, लेकिन फिर भी ऐसे समझ में थोड़ी आता है जब तक ऐसे डायरेक्ट सीखो नहीं तो। हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। तो अभी तो शुरुआत है, अभी 2 ही दिन हुआ। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को याद करते हैं। जो एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर है, वो ट्रांसफर्ड है, तो उसको हम लोग आगे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, सो दैट की मानवता कल्याण हो और खेमका सर का सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो बंद करते हैं, और हम लोग कल फिर हम लोग मिलते हैं।